let's start studying with the exceptions to the law of supply. As you all know कि हमारे लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जिस तरीके से आपकी प्राइस इंक्रीज होता है उसी तरीके से आपका सप्लाई इंक्रीज होता है एंड आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट कर्व मिलता है जिसको आप सप्लाई कर्व बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। और वो एक्सेप्शनल केसेस इस तरीके की शेप नहीं देते, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केसेस इस तरीके की शेप नहीं देते, यानी कि प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, प्राइस के कम होने के साथ साथ सप्लाई डिक्रीज नहीं होती। सो देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस वेयर लॉ ऑफ सप्लाई डू नॉट होल्ड गुड। चलिए, सबसे पहला है आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड गुड नहीं करता, यानी कि अप्लाई नहीं होता एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में। मान के चलिए, अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में जब नेचुरल फैक्टर से ये अफेक्ट होता है, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है ना, ये ड्रॉट की कंडीशंस हो गई। अच्छा, मान के चलिए नेचुरल कैलेमिटीज के समय क्या हुआ, वीट की प्रोडक्शन जो है वो एकदम से गिर गई, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई तो आप बढ़ा ही नहीं सकते, चाहे कितना भी प्राइस ज्यादा हो। हाँ जी, कितना भी प्राइस ज्यादा हो आप सप्लाई को तो बढ़ा ही नहीं सकते, ये सुनो। सो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हायर प्राइस पे भी आपकी सप्लाई हायर नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज। नेक्स्ट फैक्टर लिखिएगा, सोशल डिस्टिंक्शन। तो कुछ इस तरीके के गुड्स होते हैं जिनका सोशल डिस्टिंक्शन होता है, यानी कि उनकी सप्लाई लिमिटेड रहती है भले ही प्राइस कितना भी ज्यादा हो। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखना चाहूँ, आई कैन राइट एज पेट्रोलियम। आप मेरे को एक दो एग्जांपल कमेंट सेक्शन में और बताइएगा। अब हमारे पास आ जाता है वर्टिकल सप्लाई कर्व। सो कुछ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओल्ड पेंटिंग्स वगैरह, जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग है ना, उनकी सप्लाई क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि एक और मोनालिसा की पेंटिंग आ जाएगी, ये सुनो, ठीक है। सो सप्लाई फिक्स रहेगी, दैट मीन्स मोनालिसा की पेंटिंग फिक्स रहेगी, ठीक है। चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, उस पेंटिंग की सप्लाई फिक्स्ड रहने वाली है। समझ में आया? सो देयर आर सम कमोडिटीज सच एज रेयर पोस्टेज स्टैम्प्स, ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा हुज सप्लाई रिमेन फिक्स्ड। इसका मतलब which cannot increase or decrease at all. So ये हो गया आपका वर्टिकल सप्लाई कर्व। हमने वर्टिकल सप्लाई कर्व के बारे में लिख लिया है, सो हमें वर्टिकल सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा। सो वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा, एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा, सो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एंड आपका एक वर्टिकल लाइन आएगा, हाँ जी, एक वर्टिकल लाइन आएगा दैट विल बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है चाहे कितना भी प्राइस राइज हो जाए। मान के चलिए OP1 पहले प्राइस, OP0 प्राइस था, अब ये प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम OP0 टू OP1, ठीक है। लेकिन सप्लाई जो है उस पेंटिंग की वो फिक्स्ड है ना, वो सप्लाई जो है पेंटिंग की वो फिक्स्ड है। सो यहाँ पर ये कर्व किस तरीके का बनता है, दिस सप्लाई कर्व इज जस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओल्ड कॉइन्स एंड ऑल्सो पेरिशेबल कमोडिटीज इन मार्केट पीरियड हैज द सप्लाई कर्व विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, या आप इसको बोल सकते हैं सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। सो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। देखो भाई, हम लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट होल्ड ट्रू। 3 केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। चौथा है इन केस ऑफ लेबर सप्लाई, it has been observed that lesser labor is supplied when the wage rate, यानी कि price of labor is high, and the larger labor is supplied when wage rate is low. So इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार पाया जाता है कि लेबर कम काम करती है जब वेज रेट हाई होती है, और जब वेज रेट कम होती है तब ज्यादा लेबर
देखने को मिलती है। क्या बोला इन लोगों ने? इन लोगों ने बोला कि भाई जब वेज रेट हाई होती है तब लेबर सप्लाइड कम होती है। जब वेज रेट इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाई होती है, लेबर सप्लाइड इन टर्म्स ऑफ यूनिट कम होती है। एंड जब वेज रेट कम होती है तो लेबर सप्लाइड हाई होती है। ये आपको आसपास देखने को जरूर मिलता होगा कि अगर हम लेबरर्स को, अगर हम उन ज्यादा वेज रेट दे रहे हैं, ज्यादा वेजेस दे रहे हैं, तो वो आलसी हो जाएंगे, हाँ या ना? ठीक है। सो यही चीज है। क्या लिखा हमने कि भाई वेज रेट ज्यादा होने की वजह से जो हमें यूनिट्स प्राप्त हो रही हैं वो कम है, और वेज रेट कम होने की वजह से लेबर सप्लाइड की यूनिट्स ज्यादा हो रही है, यानी कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप दैट इज बीइंग शोन हियर। और लॉ ऑफ सप्लाई डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है, और ये कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ सप्लाई। प्रैक्टिकली ये आपको आसपास देखने को मिलता होगा, यस और नो? सो हमने क्या करा? हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, हमने वाई एक्सिस को ड्रॉ किया। वाई एक्सिस पे हमने वेज रेट ली एंड लेबर की यूनिट्स ली हमने यहाँ पर, यानी कि इतना पैसा हम दे रहे हैं और लेबर कितने यूनिट्स हमको बनाकर दे रही है वो हम देखने चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक, क्या लिखा है? A higher wage rate enables the workers to maintain his existing standard of living with less work. तो ये कह रहा है कि अगर हम लेबरर्स को हायर वेज रेट देते हैं तो मानते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो जाता है, लेकिन काम जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। दे वुड प्रेफर मोर ऑफ लेजर, यानी कि आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेस ऑफ वर्क, कम काम करते हैं। तो यहां पर जो सप्लाई कर इस तरीके से बढ़ना चाहिए था, यानी कि सप्लाई बढ़नी चाहिए थी यूनिट्स की, लेबर यूनिट्स की, अब वो बढ़ नहीं रही, बल्कि क्या हो रही है? वो कम हो जा रही है। हाँ जी, बढ़ नहीं रही, क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। ठीक, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वेज रेट तक सप्लाई बढ़ती है, लेकिन हम ज्यादा वेज रेट देने लगते हैं तो सप्लाई जो है लेबर यूनिट्स की वो कम होने लगती है। सो कुछ इस तरीके की शेप आती है हमारे सप्लाई कर्व की इन केस ऑफ लेबर फोर्सेस। ठीक है, चलिए। सो सप्लाई कर्व, द सप्लाई कर्व इन सच अ सिचुएशन बिकम्स बैकवर्ड बेंडिंग। सो ये आप शेप देख भी पा रहे होगे इन द फिगर कि ये बैकवर्ड बेंडिंग है। यस और नो? जो रेड मार्कर से मैंने दिखाया है। सो एज शोन इन द डायग्राम। आई थिंक अब कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया हो ही गया होगा इस डायग्राम से रिलेटेड। यस और नो? ठीक है, क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। एट WN वेज रेट, यानी कि जब आपकी वेज रेट WN थी, यानी कि आपकी वेज रेट WN थी। ठीक है, द सप्लाई ऑफ लेबर इज ON, जो सप्लाई है लेबर की वो ON थी। ठीक है, ठीक है, यानी कि हम एक नॉर्मल वेज रेट दे रहे थे और हमें यूनिट्स मिल रही थी। बट बियॉन्ड बियॉन्ड NW वेज रेट, हाँ जी, अगर हम इसके बियॉन्ड चले गए, यानी कि वेज रेट यहां तक थी, अब हमने ज्यादा वेज रेट देने लगे, हम ज्यादा पैसे देने लगे लेबरर्स को, यानी कि कितनी देने लगे? MW1। ठीक है, तो क्या करेंगे? द वर्कर्स विल रिड्यूस रेदर देन इंक्रीज इन हिज वर्किंग आवर्स। तो अगर हम ज्यादा पैसे देने लगे तो लेबरर्स का दिमाग किस तरीके से काम करेगा? वो जो उनका मेन मोटिव है काम करने का वो कम हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न हायर मनी। ठीक, सो एट MW1 वेज रेट, यानी कि जब वेज रेट का प्राइस यहां तक था, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, द सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स इज रिड्यूस टू OM। सो आप देख रहे हो कि सप्लाई बढ़ रही थी, लेकिन बियॉन्ड NW वेज रेट क्या हुआ? सप्लाई डिक्रीज होने लगी और हमें यहां से हमें एक कर्व मिला। ठीक है, ये वाला कर्व मिला। ठीक है, और देखो आप, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, लास्ट पॉइंट ये है कि भाई पहले हमें सप्लाइड हो रही थी लेबर ON। ठीक है, वेज रेट को इंक्रीज करने की वजह से अब हमें लेबर सप्लाइड की यूनिट्स कितनी है? OM। ठीक, सो इस तरीके का बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व हमें मिलता है। देखो एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक वो पूछ सकता है बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बताइए, यानी कि आप समझ जाओगे लेबर वाला एग्जांपल हमें बताना है और ये डायग्राम फिगर जो भी है बनाना है।
और डायरेक्टली पूछ सकता है सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स को एक्सप्लेन करें। देखो मैंने ये आपको पढ़ाया और आपने लिख लिया, बट इट इज वेरी वेल इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि आप इसे समझे एंड खुद एक बार कॉपी में इसको नोट डाउन करें, ठीक है, खुद एक बार लिख कर देखें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। चलिए, तो सप्लाई कर्व कैसा होता है यहाँ पर, बैकवर्ड बेंडिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अलग से इस पे क्वेश्चन आया था 2014 में, ठीक। चलिए, वेरी गुड।